अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जी हाँ, गुड मॉर्निंग मैं इसलिए कर रही हूँ कि वीडियो सुबह में लग रही है तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जी 2 दिन से मैं लाइव नहीं कर पाई और आप लोग कह रहे होंगे पता नहीं कहाँ गई, पता नहीं किधर भाग गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आज डेफिनेटली शाम में लाइव करूंगी और आप लोग जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएं अपने तमाम क्वेश्चंस के साथ। और जी हम आगे बढ़े से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले भारत की और बात करेंगे सबसे पहले G7 समिट की। जी हाँ, उसमें शिरकत के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रवाना हो चुके हैं, बल्कि पहुंच भी चुके हैं अभी तक। और कहा यह जा रहा है कि जी मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है, जो कि उनके थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 3.0। जी हाँ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है जो उन्होंने इटली के लिए किया है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि G7 समिट में वो हिस्सा लेंगे, लेकिन भारत G7 का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, भारत के जो हिस्सा है, यानी कि सॉरी, जो G7 समिट का हिस्सा है, जो ये कंट्रीज है जिनके आपको हेड ऑफ स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, ये लोग G7 का हिस्सा है। लेकिन भारत को फिर भी, क्योंकि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्री है, भारत में कई दूसरी चीजें जिसमें G7 को छोड़ दीजिए, अगर जो G20 SCO की मीटिंग्स और कई दूसरी चीजें हो रही हैं, तो इस वजह से भारत की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, जिस वजह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है। वैसे तो मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन MBS ने जाने से माजरत कर ली। उनके अपने कोई रीजंस होंगे जिस वजह से वो नहीं जा सके इस इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। मगर भारत जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद भारत को बुलाया जाता है। तो ये बात कहीं ना कहीं हमें ये जरूर बताती है कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी, खास तौर पे इकोनॉमी जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर भारत को जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री का स्टेटस मिल चुका है। चाहे वो किसी फोरम का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन उनको इनविटेशन आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस तरह के कोई इनविटेशंस नहीं आते, सिवाय उसके कि जी OIC की मीटिंग हो रही है, यानी कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो कुछ कर रहे हो, तो एक इस्लामिक कंट्री होने के हवाले से जो है वो फिर भी पाकिस्तान को बुलाना पड़ जाता है या बुला लिया जाता है। मगर ये जरूर है कि बजाय किसी की बुराई करने के, बजाय इसके कि हम दूसरे को देखकर परेशान हो जाएं कि ये अच्छा काम कैसे कर रहा है, उससे बेहतर है कि उनसे काम को सीखा जाए और हम भी आगे बढ़ सकें, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो सके और हमारे यहाँ से भी जो है लोगों को इनविटेशन मिले कि हाँ जी आप आइए, बेशक आप इस फोरम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप आइए, आपके हमें आइडियाज चाहिए, आपसे हमें बात करनी है। तो शायद कभी हम देखें कि पाकिस्तान की लीडरशिप को भी इस तरह से ही इनविटेशंस आए जिस तरह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को आते हैं। भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं उनके पहले भी इटली में सब लोग जानते हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ भी अक्सर ही उनकी पिक्चर्स वगैरह जो हैं या फोटोज जो हैं वो हम सोशल मीडिया पर देखा करते हैं। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हम ये जरूर कहेंगे कि तमाम लोग जो इसमें शरीक हैं, यानी कि जो कंट्रीज खास तौर पे G7 का हिस्सा है, उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की है, और वो ये कि जी तकरीबन $50 बिलियन जो है, $50 बिलियन का लोन, जी हाँ, $50 बिलियन का लोन जो है वो यूक्रेन को दिया जाएगा, जो कि इस वक्त रशिया के साथ जंग की हालत में है। जी हाँ, यूक्रेन की मदद करने के लिए इन तमाम कंट्रीज ने मिलकर $50 बिलियन का बंदोबस्त किया है, जो कि लोन की शक्ल में यूक्रेन को दिया जाएगा। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार बिलियन के लिए ख्वार हो रहे होते हैं, और ये कंट्रीज मिलकर जो है वो यूक्रेन को $50 बिलियन का लोन दे रही है। लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए कि इस वॉर को रुक जाना चाहिए, ना सिर्फ ये, बल्कि जो फलस्तीन और उसके साथ साथ आपने देखा इजराइल के दरमियान चल रही है, उस वॉर को भी कहीं ना कहीं अब रुक जाना चाहिए। इसलिए कि बहुत जानों का नुकसान हुआ है, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, और बहुत पैसे का भी नुकसान हुआ है। लेकिन अब इन चीजों को रुक जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल $50 बिलियन एक काफी बड़ी रकम है, और जो कि यूक्रेन को दी जाएगी तमाम के तमाम जो G7 कंट्रीज के मेंबर्स हैं उनकी तरफ से। हम आगे बढ़ते हैं और हम जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बजट की।
बजट 2024-25 के लिए कहा यह जा रहा है कि जी सरकारी मुलाजमीन यानी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए जी जो उनकी सैलरीज है उसमें 25% जो है पेंशन जो है वो बढ़ाई गई हैं और 25% पे से 15% में इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि जी तनख्वाहों में यानी जो सैलरीज है उसमें 25% इजाफा कर दिया गया है और जो पेंशन है उसमें 15% का इजाफा कर दिया गया है सरकारी मुलाजमीन के लिए। अब जो प्राइवेट जॉब्स में है वो तो सभी जानते हैं कि 10-10 साल हो जाते हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब वाले जो हैं वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते और उनकी सैलरीज नहीं बढ़ती। बहुत हमने कई एक वीडियोस देखी, आज भी मैंने एक ट्विटर पे शेयर की है जिसमें ये बताया जा रहा है, डॉन के हमारे बड़े अच्छे एक जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि मीडिया का तो ये हाल है पाकिस्तान में कि 10-10 साल हो जाते हैं और मीडिया में काम करने वालों की सैलरीज जो है वो नहीं बढ़ती। उसके बाद उनको अक्सर जो है वो चेक में पेमेंट करने के बजाय कैश में पेमेंट किया जाता है और इस तरह से भी कई चीजों को छुपाया जाता है कि कितनी तनख्वाहें मिल रही हैं। लोगों की हालत बहुत खराब है, सैलरीज बहुत कम है, लेकिन इसके ऊपर जो है किसी किस्म का काम नहीं किया जा रहा। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से बजट बढ़ाती चली जा रही है। भला किसका? जी हाँ, डिफेंस बजट बढ़ रहा है, साथ साथ अपने जितने उनके खर्चे खुर्चे होते हैं गवर्नमेंट के वो बढ़ाए जा रहे हैं। जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में 25% बढ़ाया जा रहा है, उनकी पेंशन जो है 15% बढ़ाई जा रही है। लेकिन जो आम आदमी है जो कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं है वो क्या करे और वो किस तरह से घर चलाए, वो अपने आप को कैसे संभाले, ये बताने का मेरे ख्याल है किसी के पास ना तो टाइम है और ना ही कोई इंटरेस्टेड है कि वो आम पब्लिक के लिए भी कुछ करने की बात की जाए। बाकी आगे हम बढ़ते हैं, ये आपको जी हाँ दिखाई दे रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब। बजट में गरीब और मिडिल क्लास तबकात का खास ख्याल रखें। जी हाँ, ये कहना है आसिफ अली जरदारी साहब का, जिनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो $3500 के जॉगर्स पहनकर बलूचिस्तान में फ्लड विक्टिम से मिलने गए थे। जी हाँ, और इसीलिए आसिफ अली जरदारी साहब का कहना ये है कि जो गरीब तबका है या जो मिडिल क्लास है उसका बजट में खास ख्याल रखा जाए। अब कितना ख्याल रखा गया है ये तो अभी तक हमें समझ में नहीं आया, लेकिन जिन लोगों ने देखा है, जिन्होंने बजट को देखा है या बजट को सुना है, बजट को समझने की कोशिश की है, जो एक्सपर्ट हैं बजट वगैरह में या इकोनॉमी में या इकोनॉमिस्ट हैं, उनको भी अभी तक मेरा ख्याल है समझ में नहीं आ रहा कि आखिर गवर्नमेंट ने किया क्या है। क्योंकि हर चीज महंगी हो चुकी है। आपका चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे मोबाइल कार्ड आप लेते हो, चाहे मोबाइल का बिल देते हो, चाहे आप आटा दाल चावल सब्जी लेते हो, चाहे आप बिजली का बिल भरते हो, चाहे आप सुई गैस इस्तेमाल करते हो या आप कोई मेडिसिन लेते हो, हर चीज पहले से कहीं ज्यादा महंगी हो चुकी है। और गवर्नमेंट का यही कहना है कि जी इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। और ये बजट आप सब जानते ही हैं कि आईएमएफ की मर्जी से बना है, आईएमएफ की आशीर्वाद के साथ ये बजट बनाया गया है और आईएमएफ को खुश करने के लिए ये बजट बनाया गया है। और उसके बाद बात हम करते हैं कि जी पॉजिटिव रिपोर्टिंग की जानी चाहिए, नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई हमें ये बता दे कि कोई पॉजिटिव चीज हो रही है तो भी हमें बता दें। लेकिन ये जरूर है कि इसमें बजट में खास ख्याल कोई नहीं रखा गया है गरीब तबके का, जो कि इस वक्त मजीद जो है महंगाई की चक्की में पिसने जा रहा है। अब किस तरह से लोग सरवाइव करेंगे पता नहीं, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो गरीब है या जो मिडिल क्लास, इवन पाकिस्तान में तो खैर मिडिल क्लास खत्म ही होती चली जा रही है, बहुत ही थोड़ी सी ऐसी रह गई जिसको आप मिडिल क्लास कह सकते हैं, वरना तो मिडिल क्लास भी अब गरीब क्लास या कह लीजिए कि जो नीचे का तबका होता है वहां पे उस स्टेटस पे जा चुकी है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और ये हम आपको बताएं जी बगैर इजाजत खाने उठाने इकट्ठा करने पे पाबंदी है। जी हाँ, आप लोग सब जानते हैं ईद आ रही है, 17 जून को ईद है और उसमें आपको मालूम है कि किस तरह से जानवरों को ज़िबा किया जाता है, काटा जाता है और उसके बाद उनकी खालें जो है वो नीज की जो स्किन होती है, किसी भी जानवर की जो खाल होती है वो लेने के लिए जी लोग हर एक के घर के पार लोग जाना शुरू हो जाते हैं। उनके लिए कहा यह गया है कि जी वो बगैर परमिशन के खाली खाले इकट्ठी नहीं कर सकते। ये तो खैर बहुत से इदारे भी करते हैं, जिसमें इमरान खान का शौकत खानम जो है हॉस्पिटल, उसके भी हर जगह पे बैनर लगे होते हैं और कई दूसरी और रिलीजियस पार्टीज और नॉन रिलीजियस पार्टीज और एनजीओज और इस तरह के कई इदारे
جو کہ پورے شہر میں بلکہ پورے پاکستان میں اپنے بینرز اور پوسٹرز لگا دیتے ہیں کہ جی قربانی کی کھالیں ہمیں دیں، اور اس کے بعد یہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں دیں۔ لیکن بہرحال اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ بغیر اجازت جو ہے وہ کوئی اس طرح سے کھالیں جمع نہیں کر سکتا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگ آگے گاڑی لے کر آگئے اور کہ جی آپ کے یہاں کیا ہوا ہے، بکرا ہوا ہے یا کوئی جو جس چیز کی بھی قربانی کی گئی ہے یا جس چیز کو بھی کاٹا گیا ہے فریزر میں رکھ لینے کے لیے، تو جی آپ ہمیں اس کی کھال دے دیں۔ تو اب وہ بغیر پرمیشن کے اس طرح سے لوگ کھالیں اکٹھی نہیں کر پائیں گے۔ اگر کوئی کرے گا تو اس کو پراپر پرمیشن لینا پڑے گی، اور میرے خیال ہے کوئی لیٹر ویٹر بھی ایشو کیا جائے گا، وہ لیٹر دکھا کر ہی وہ بتا سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ پرمیشن لیٹر ہے تو ہم کھالیں جمع کرنے آئے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس پہ لوگ کتنا عمل کرتے ہیں۔ ملاوی کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے، جی ہاں، ان کے لیے ان کے بارے میں یہی خبر آئی ہے کہ وہ ان کے جو پلین تھا وہ پہلے مسنگ اس میں چلا گیا تھا، جیسے ہوتا ہے جیسے ایران کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کا تھا، اسی طرح سے ان کا بھی پلین جو تھا اس کو کہا جا رہا تھا کہ جی وہ مسنگ ہے، اور اس کے بعد اب خبر یہ آئی ہے کہ وہ پلین کریش ہو گیا ہے اور انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ آج کل عجیب عجیب نیوز آ رہی ہیں، خاص طور پہ ایروپلینز کو لے کر اور ہیلی کاپٹرز کو لے کر کے، یہ بہت زیادہ لوگ یہی خبر آتی ہے کہ ہر کچھ دن کے بعد کسی نہ کسی کنٹری کے لیڈر جو ہیں ان کا پلین جو ہے وہ پہلے تو کھو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس حالت میں نہیں ہوتا کہ جس سے کوئی یہ کہے کہ اس میں سے کوئی بھی زندہ بچا ہوگا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن بہرحال ایسا ہو رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر ابھی تک کوئی خاص ڈیٹیل سے کسی کی رپورٹ نہیں آئی ہے۔ ایم کیو ایم کے لیڈر فاروق ستار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر نون لیگ نے ماضی کی طرح جان چھڑانے کی کوشش کی تو عوامی قوت کا مظاہرہ کریں گے، یعنی کہ ایک بار پھر جو ہے وہ ایم کیو ایم یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ اگر ان کو گورنمنٹ سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو وہ عوامی قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ کون سی عوامی قوت وہ تو انہوں نے نہیں بتایا، اس لیے کہ کافی ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ کسی قسم کی کوئی عوامی قوت ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ بہرحال بات ہم کریں گے ایک بار پھر محسن نقوی صاحب کی، اور محسن نقوی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ فوری استعفیٰ نہیں دیں گے۔ جی ہاں، کرکٹ میں جو ہے جو برا حال ہو رہا ہے اور ہماری ٹیم بار بار ہار رہی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے محسن نقوی صاحب کی طرف سے کہ جی وہ فوری طور پہ ریزائن نہیں کریں گے، یعنی کچھ دن اور ہماری ٹیم کو اسی طرح سے ہارنا ہوگا، شاید اس کے بعد محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کوئی ریزائن دینے کے بارے میں سوچیں، اس سے پہلے ہرگز نہیں۔ بہرحال جو بجٹ کی میں بات کر رہی تھی آپ سے، ہر انسان کے اوپر پاکستان میں بجٹ جو ہے اس نے یقیناً اثر ڈالا ہے، خاص طور پہ جن لوگوں کے اوپر ٹیکس وغیرہ لگے ہیں، لیکن پھر بھی کہنا یہ ہے لوگوں کا کہ وہ بڑے بڑے لوگ جن کا کہ دبئی لیکس میں اور کہاں کہاں پہ نام آئے تھے، جس میں مجھے ابھی محسن نقوی صاحب کو دیکھ کے یاد آیا کہ ان کا بھی نام تھا، ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی ہے کہ جی وہ ٹیکس کیسے دیں گے اور وہ کتنا ٹیکس دیں گے۔ لیکن ہاں، جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے زندگی مشکل سے مشکل تر بنانے کی تیاری جو ہے وہ گورنمنٹ بہرحال کر چکی۔ ہمارے بہت سے لوگ جو سبسکرائبرز ہیں، بہت سے دوست جو ہیں، وہ اکثر شیخ رشید صاحب کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ شیخ صاحب کہاں ہیں؟ تو جی شیخ صاحب آج کل بالکل خاموش ہیں، کوئی خاص اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے، لیکن ایک اسٹیٹمنٹ ضرور ان کی آئی تھی۔ ان کا کہنا یہ کہ 2 منتھس میں چور لٹیروں کی سیاست کا فیصلہ ہوگا، اس بار عید کے بعد قربانی ہوگی۔ جی ہاں، یہ کہنا ہے شیخ رشید صاحب کا کہ اس بار عید جب گزر جائے گی تو اس کے بعد پھر قربانی ہوگی، یعنی کہ ان کا اشارہ ایک بار پھر گورنمنٹ کی طرف ہے، ان کا اشارہ ایک بار پھر اسی طرف ہے کہ گورنمنٹ کتنے دن چلنے والی ہے اور کتنے دن میں اس گورنمنٹ کی باری ختم ہوگی اور قربانی ہوگی، ایسا شاید کہہ رہے ہیں شیخ رشید احمد۔ لیکن شیخ صاحب کے آج کل جو باتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر سچ ثابت نہیں ہوتی، اسی لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ شیخ صاحب نے جو کہا ہے تو واقعی میں عید کے بعد قربانی ہے یا نہیں ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ بار بار جو خبریں ٹی وی پر آ رہی ہیں، جو نیوز ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور ایون مین اسٹریم میڈیا پر، اس میں یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ عید جو کہ 17 جون کو ہے، کہ عید کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا کریک ڈاؤن چلے گا، جو کہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر ہوگا، جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کے اوپر ہوگا، جو پی ٹی آئی کے ممبرز اس وقت باہر گھوم پھر رہے ہیں ان کے اوپر کیا جائے گا، ان یوٹیوبرز کے اوپر کیا جائے گا جو عمران خان کے لیے ہمدردی دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی عمران خان اتنے ٹائم سے جیل میں ہیں اور عمران خان کو نکال لینا چاہیے، عمران خان سے بات کرنی چاہیے، عمران خان کے ساتھ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور ان کو اس طرح سے مسلسل
जेल में डिफरेंट केसेस में करके बंद नहीं रखना चाहिए। यकीनन वो तमाम लोग जो हैं वो मुश्किल में आने वाले हैं, और कहा यही जा रहा है कि ईद के बाद एक बड़ा क्रैकडाउन होगा, और वो बड़ा क्रैकडाउन किस तरह का होगा आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों को एक बार फिर जो है डराया धमकाया जाएगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मैं कोई इमरान खान का साथ देने के लिए या इमरान खान का फेवर करने के लिए नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन बहरहाल इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं और उनके साथ एक बेहतर सलूक होना चाहिए। और अगर उनके केसेस जो हैं एक के बाद एक, कुछ केसेस खत्म भी हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान के ऊपर केसेस इतने ज्यादा हैं कि जितने केसेस खत्म होते हैं उससे डबल केसेस फिर भी रह जाते हैं उनके ऊपर। तो इसलिए फिलहाल ये कहना बहुत मुश्किल है कि इमरान खान जेल से कब बाहर आ सकेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जिस वक्त भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारे वो लोग जो ताकतवर कहलाते हैं, जो सारे फैसले करते हैं, जो किसी को भी गद्दारी का सर्टिफिकेट देते हैं, जो किसी को भी ये कह देते हैं कि जी आप तो एंटी पाकिस्तान और एंटी मिलिट्री हैं, या कोई भी इस तरह की बात कर देते हैं, जिस वक्त उन लोगों को इमरान खान की जरूरत महसूस हुई, जिस वक्त उनको ये लगा कि अब इमरान खान बाहर आ जाने चाहिए, तो आप लोग देखते रह जाएंगे, आप लोग हैरान रह जाएंगे कि इमरान खान जिस तेजी के साथ इमरान खान को बाहर लाया जाएगा। लेकिन इस वक्त फिलहाल इमरान खान और जो लोग बाहर ला सकते हैं इमरान खान को, शायद उनकी आपस में बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसी वजह से इमरान खान अभी तक जेल में हैं और बार बार ये बात मुसलसल की जा रही है कि जी ईद के बाद जो है एक बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा, और उसमें यकीनन इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इमरान खान तो पहले ही जेल में, उनके लिए मजीद मुश्किल क्या बनेगी। लेकिन हाँ, जो लोग बाहर हैं और इमरान खान के सपोर्टर हैं, शायद उनके लिए कुछ मजीद परेशानी हमें देखने को मिले। जैसे कि हमने इमरान रियाज खान के टाइम पर भी देखा कि वो हज के लिए कह रहे थे कि वो जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इमरान रियाज खान की तरह ही जो है वो कई दूसरे मीडिया के लोग, जिसमें साबिर शाकिर साहब भी शामिल हैं, वो भी उम्रे का कहकर गए थे और उसके बाद से लेकर आज तक कई साल गुजर गए, वो पाकिस्तान वापस नहीं आए। और इसी तरह की कोई चीज शायद इमरान रियाज खान भी करने की कोशिश कर रहे थे कि वो हज के लिए जाएं और उसके बाद वापस ना आए। लेकिन खैर, दिलों का हाल तो ऊपर वाला ही जानता है। मैं या आप तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि इमरान रियाज साहब ने वापस आना था या नहीं आना था। लेकिन बहरहाल वो हज करने जाना चाह रहे थे और उनको जो है वो रोक लिया गया। ना सिर्फ रोक लिया गया बल्कि उनको ले भी गए हैं कुछ नामालूम लोग, जिन जो कि सिविलियन ड्रेस में थे, यूनिफॉर्म में भी नहीं थे, और बताया यही जा रहा है कि कहाँ ले गए हैं कुछ पता नहीं। लेकिन बहरहाल इस तरह से नहीं होना चाहिए। यही चीजें हैं जो पाकिस्तान का नाम खराब करती हैं, और यही चीजें जिसकी वजह से पाकिस्तान में रहने वाला कोई शहरी भी अपने आप को महफूज नहीं मानता। हम लोग भी जो यूट्यूब पे काम करते हैं या पहले टीवी चैनल पे काम किया करते थे, उसके बाद यूट्यूब पर आ गए, सोशल मीडिया पे बातचीत करते हैं, हमारा भी हर दिन ऐसा ही होता है कि जैसे बस आज का ही दिन है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। कब तक दिखाई दे रहे हैं, कब दिखाई देने बंद हो जाएंगे, कब तक जिंदा है, सांस ले रहे हैं, कब ये चीज, सांस की डोर जो है वो तोड़ दी जाएगी या तोड़वा दी जाएगी या कुछ ऐसा कर दिया जाएगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन ये जरूर है, मैं सलाम पेश करती हूँ तमाम ही उन लोगों को जो कि पूरी बहादुरी के साथ अपनी बात सामने रख रहे हैं पब्लिक के, सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं, और आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं। इसलिए कि ये कोई आसान काम नहीं है कि जिस तरह के एक डरा सहमा सा माहौल है और एक अजीब सी सिचुएशन जो पाकिस्तान में क्रिएट कर दी गई है, उसके बाद भी अगर लोग बात करने की हिम्मत कर पा रहे हैं, तो यकीनन वो लोग जो है वो हमारी तारीफ के मुस्तहिक हैं और उनकी हौसला अफजाई होनी ही चाहिए। और वैसे जो लोग डर के या डर जाते हैं या नहीं काम करते या छोड़ देते हैं, उनसे भी हमें कोई शिकायत नहीं है। इसलिए कि जाहिर है इंसान को करना वही चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल हो। और अगर आपको बहुत डर लग रहा है और आप बहुत ज्यादा घबरा गए तो बेशक आप काम ना करें। लेकिन वो लोग जो घबराए नहीं हैं, डरे नहीं हैं, डटे हुए हैं, वो यकीनन तारीफ के मुस्तहिक हैं। और जो लोग थोड़ा डर गए हैं और थोड़ा साइड पर हो गए, तारीफ उनकी भी की जानी चाहिए कि उन्होंने भी बहुत कोशिश की, अपने तौर पे बहुत आगे तक गए, बहुत काम किया।
لیکن اب اگر وہ کچھ دیر کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے تو اس میں بھی ہمیں ان کے جو بھی ان کا فیصلہ ہے اس کی پوری رسپیکٹ کرنی چاہیے. خیر یہاں سے میں چلتی ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. ہاں آج میں آپ کو یہ بھی ہے کہ ضرور بے فکر ہو جائیے، میں آج یقیناً لائیو پہ بھی آؤں گی، آپ لوگوں کے کوشچن بھی لوں گی اور آپ لوگوں سے گپ شپ بھی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیے، نیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے اور بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو.